8,372 गांव में मिडिल स्कूल क्यों नहीं? 6,283 गांव में हाई स्कूल क्यों नहीं? बताना चाहिए ना। मेरा आज रिश्ता जो आपसे है वो रिश्ता खून और मिट्टी का है। कोई माँ है, माटी है, मानुष है, भैया नारा नहीं दीजिए। मेरा रिश्ता मट्टी और खून का है। हम पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा के बाद सुपौल, बहुत सारे साथी इसमें पीछे से आए, नहीं बोल पाए होंगे। पिपरा के हमारे नेता, प्रखंड अध्यक्ष, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, बहुत सारे साथी, 300-400 का काफिला, इन लोग को पहले आना चाहिए। होता क्या है, मैं राजनीति तो मुझे आती नहीं, और राजनीति पता नहीं कभी आएगी भी कि नहीं। मैं क्या चाहता हूं, ना मुझे किसी दल से मतलब, ना मुझे किसी व्यक्ति से मतलब। मुझे मतलब है कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल के आंगन से, आपके खून से, आपके रिश्ते से, आपके मजबूरी से। ताली नहीं, मेरा पूरा रिश्ता ना दिल्ली से ना पटना से, और मैं कभी दिल्ली और पटना को कुछ समझा ही नहीं। जब भी हम एमएलए बने, एमपी बने, दिल्ली और पटना को याद करिए आप सब लोग। मैं थोड़ा सा 90 में याद दिलाना चाहूंगा। बहुत सारे लोग जाति की राजनीति करते हैं, लगभग 2 लोग, लगभग नेता, उनको एक जाति की राजनीति से फुर्सत नहीं, किसी को दूसरे जाति की राजनीति से फुर्सत नहीं। कोई कहता है कि मैं इस जाति का नेता हूँ, कोई कहता है कि मैं किसी मजहब का नेता हूँ, मैं किसी धर्म का नेता हूँ, मैं किसी हिंदू का नेता हूँ, मैं मुसलमान का नेता हूँ, मैं राजपूत का नेता हूँ, मैं ब्राह्मण का नेता हूँ, मैं यादव का नेता हूँ। छोड़ दीजिए, कर देगा भैया, प्लीज आप लोग छोड़ दीजिए। मुखिया जी प्रणाम। सुरेंद्र बाबू बैठे, सही कह रहे हैं सुरेंद्र, सही कह रहे हैं भैया। आप रुको जाइए, सुन तो रहे हैं इस बगल आवाज नहीं। हाँ, मेरा कहना बिल्कुल क्लियर है। क्या हिंदुस्तान की राजनीति जात पर शुरू हुई थी कि हिंदुस्तानी पे शुरू हुई? लोग कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। कोई मानवता की जय क्यों नहीं करता? कोई इंसानियत की जय क्यों नहीं? मानव एक है, मानव का धर्म एक है, एक चूल्हा, एक चौका, एक है मानव समाज। विश्व के नैतिकवान एक हो, विश्व के गरीब एक हो, विश्व के मजदूर एक हो, विश्व के बेरोजगार एक हो, विश्व बंधुत्व कायम हो। इसकी बात इस हिंदुस्तान में कभी क्यों नहीं होती? कभी बात होती है मराठी की, कभी बात होती है गुजराती की, कभी बात होती है बंगाली की, कभी भैया आपसे पैर पकड़ते हैं, ऐसे काम होती है भैया, बैठ जाइए। कभी बात होती है साउथ की, नॉर्थ की, कभी मणिपुर की, कभी बिहार और यूपी की, कभी हिंदी की, कभी साउथ की। कभी इस हिंदुस्तान में किसी ने किसानों की बात क्यों नहीं, महिलाओं की बात क्यों नहीं? 1800 करोड़ रुपया एक दिन की कमाई है अदानी जी की, और 16 रुपया 14 रुपया एक दिन की कमाई है भारत के किसान एक दिन की। यहां जो लोग बैठे हैं, मैं पहले उनको बता दूं, जो लोग आए हैं, कि आपकी स्थिति क्या है। बिहार सरकार ने जाति जनगणना कराया, उन्होंने एक सर्वे कराया, जिस सर्वे में मैं बार बार कहता हूं कि आप हमको बताइए, आजाद हिंदुस्तान के बाद 99% लोगों के पास एक लैपटॉप और एक कंप्यूटर क्यों नहीं है? यह 35 साल, 70 साल में 35 साल दोनों भाई मुख्यमंत्री रहे, और 35 साल के पहले कांग्रेस और अन्य लोग मुख्यमंत्री।
क्या हमें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आता? क्या मुझे बोलने में ये शर्म नहीं आता कि 13.5 करोड़ की आबादी में 96% लोगों के पास एक व्हीकल नहीं है, एक व्हीकल। और मैं नीतीश जी आपका सम्मान करता हूं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी और भी काम में, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब पहली बार देश आजाद हुआ, पहला मुख्यमंत्री थे साउथ के थम्बई दुरई। उन्होंने पंचायत में, उससे पहला ही मुख्यमंत्री में थम्बई दुरई ने सभी जगह स्कूल खोल दिया, हाई स्कूल खोल दिया। आजाद हिंदुस्तान के बाद 35 साल आप रहे, 8,372 गांव में मिडिल स्कूल क्यों नहीं? 6,283 गांव में हाई स्कूल क्यों नहीं? बताना चाहिए ना। आप कहते हैं मात्र 9,23,000 आदमी ही आजादी के बाद से अभी तक बीए किया है। क्यों? ठीक है, कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं की होगी, आप कहते थे, कहते हैं। हमने क्या किया? कांग्रेस ने तो सेंट्रल स्कूल लाया, कांग्रेस ने तो दुनिया की सारी चीजें मैं गिनाने लगूं, उस पर आज गिनाने नहीं आया। लेकिन जब 35 साल हम लोग रहे, तो आप कहते हैं कि 9% आदमी के पास बीए नहीं है। और आपका के पाठक कहता है कि आपको मास्टर को 5 बजे रहना है, लड़के जाएं। 18,000 जीडी कॉलेज में स्टूडेंट है बेगूसराय में, और मात्र 19 कमरा है के पाठक जी। ना पंखा है, ना लड़कियों का शौचालय है, ना लैब है, ना टेक्नीशियन है। लगभग 42% साइंस टीचर, 64%, 68% साइंस टीचर नहीं है, इकोनॉमिक्स का नहीं है, सोशल साइंस का नहीं है। नीतीश जी, जब सोशल साइंस का टीचर नहीं होगा, आप यूपीएससी बीपीएससी जो कराना चाहते हैं, जो बच्चे किसी तरह गरीब आदमी पास करता है, कभी कहीं कभी कहीं, आप बताइएगा ना। आप कहते हैं कि हम वही सवाल, सर्वे आपकी ही है और सर्वे सही है। जादवों की स्थिति मुसहर के बराबर में। हम अंतर पिछड़ी जाति की बात अभी नहीं कर रहे। अंतर पिछड़ी जाति तो इन लोगों के लिए इस बिहार में पैर की धूली बन गई थी। दलित का तो कोई सम्मान है ही नहीं। दलित को बता दिया गया है कि आप 5 किलो अनाज के लिए पैदा हुए हैं। मुसलमानों के लिए बता गया है कि आप चुपचाप रहिए, वोट देते रहिए, इधर उधर करिएगा तो आपको सब हिंदू मिलके काटेंगे, काटी में काटेंगे आप ना। तो जब मैं जाता हूं शेरशाहबादी मुसलमानों के बीच तो दलित से नीचे, जब मैं जाता हूं कुलैया मुसलमानों के बीच थोड़ा उससे ऊपर, जब मैं जाता हूं सुरजापुरी मुसलमानों के बीच तो सबसे नीचे, जब मैं जाता हूं चोला अंसारी मुसलमानों के बीच कुछ भी नहीं, जब मैं जाता हूं शेख सैयद पठान के बीच तो उससे थोड़ा ऊपर, जब मैं जाता हूं मुसहर के बीच तो जादव के बराबरी। 78% जादव इस बिहार में, जिसके पास 1 बीघा से नीचे जमीन, 1 बीघा से नीचे। और मैं यहां पर बैठे हैं सारे यूथ मंच पे। अब तो भारत का क्षेत्रफल जितना है, जमीन तो उतना ही है। जमीन कोई नेपाल और पाकिस्तान से तो आप लाइएगा। तो जो जनसंख्या आज बढ़ी है, जहां पर जमीन आपको 1 बीघा से नीचे है, चाहे वो मुसहर को, जसमी को, मैं जानना चाहूंगा अपने नेताओं से कि अब आप जमीन कहां से देंगे मुसहर को, पासी को, डोम को, पासवान को, राम को, भंगी को, अत्यंत पिछड़ी जाति को, शर्मा को, जोरहा को, गंगोत्री को, बीन को, मलाह को, केवट को, गोरी को, निषाद को, गंगोत्री को,
ततमा को, शाह को, चौधरी को, जसवाल को कहां से देंगे? कहां से? मुखिया जी बैठिए, आइए, लाल साहब ऊपर आ जाइए, तो बैठ गए। कहां से देंगे? आप क्यों नहीं पूछते? जब ये लोग कहते हैं कि हम जमीन देंगे, तो इनसे पूछिए कौन सी जमीन दीजिएगा। जब जादव के पास जमीन नहीं, कोयरी के पास जमीन नहीं, कुर्मी के पास जमीन कुछ होगा आपके तरफ, आप कौन सी जमीन दीजिएगा? कहां से जमीन लाइएगा? एक दलित के घर में 5 बच्चे 4 बच्चे जन्म लेते हैं। जब मैं किसी बलात्कार और मर्डर की घटना में जाता हूं और रात में जाता हूं तो एक घर में 5-6 बच्चे सोए मिले होते हैं, थाली में भात नहीं होती है, भात का सना हुआ नमक खा के छोड़ दिया गया होता है। गरीबी का पता दिल्ली और पटना वाले को कहां से चलेगा? गरीब गरीब ही जीते कैसे? ताली मत बजे। हम जानना चाहेंगे, जो लोग पप्पू यादव को गाली देते हैं, मेरा क्या, हम कुछ नहीं भी हैं। हिंदुस्तान के पीएम को रेमडेसिविर नहीं मिला, हिंदुस्तान के सीएम और पीएम को नहीं मिला ऑक्सीजन, फिर पप्पू यादव को कहां से मिल गया? 7 करोड़ का रेमडेसिविर पप्पू यादव कहां से बचा? हिंदुस्तान के एमएलए एमपी जो आप जिसको जिताते हैं, जब कोटा में बच्चा पढ़ते हैं, जब साउथ में बिहारी मारा जाता है, मणिपुर में, गुजरात में, और जब इस कोरोना में एक लोग बाहर थे, तो क्या एमएलए एमपी की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि अपने अपने विधानसभा लोकसभा का बस भेज के, पैसा भेज के अपने गरीब आदमी जो पेशाब, जो बाथरूम का पानी पी रहा है, 4 दिनों तक खाना नहीं खा रहा है, रूम में बंद किए हुआ फैक्ट्री का मालिक, क्या मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये जिम्मेदारी एमएलए एमपी जब चुनाव में 10 करोड़ 7 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, नगर पालिका में जब 40 करोड़ रुपया ये लोग खर्च करते हैं, तो क्या इन लोग की जिम्मेदारी नहीं थी? ये पप्पू यादव की जिम्मेदारी थी कि अपने पैसे का ट्रेन बुक करके 3-3 ट्रेन कोटा भेजे, हर देश के मजदूर के अकाउंट में 2-2 हजार रुपया पप्पू यादव ने दिया। ये जिम्मेदारी मोदी जी की थी, ये जिम्मेदारी सरकार की थी, ये जिम्मेदारी पप्पू यादव की नहीं थी। बिहार छोड़ दीजिए, बंगाल और यूपी का कोई ऐसा मजदूर जो कह दे कि हमने अकाउंट नंबर पप्पू यादव को भेजा, उसमें 2000 रुपया नहीं आया, कभी कल्पना नहीं करिएगा आप। कोई कहता है कि पप्पू यादव पैसा कहां से लाता है? अरे मैं लूट के लाता हूं, कूट के लाता हूं, मांग के लाता हूं, ठग के लाता हूं, नटवर ला लूं, लेकिन वो पैसा मैं अपने बेटा बीवी, अपनी बेटी पर, अपने माँ बाप पर तो नहीं लगाता हूं ना, मैं रसूख पर तो नहीं लगाता हूं ना, मैं तो बांटता ही हूं ना, मैं गरीब को देता ही हूं ना। तुम लोग तो लूट के लाए, सब लोग, अदानी अंबानी सभी लोग। आपने क्या किया? आप पूरे बिहार में बीजेपी की ऑफिस खोल दी, पूरे देश में 4-4 करोड़ का एक घर बनाया। मैं बोलूंगा, मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे, क्या ये एमएलए एमपी की जिम्मेदारी नहीं होती है? गुजरात में जब एक बिहारी को मारा जा रहा था, हम जब उतरे तो बोला पप्पू यादव को आज गुजरात से नहीं लौट के जाने देंगे। हम पर ईंट फेंका गया, हमको कहा गया कि जहां बलात्कार हुए थे, जहां गुजरात को बिहारी को पीट के मार दिया गया और ट्रेन में पीटा जा रहा था, हम जब गुजरात उतरे तो बोला पप्पू यादव लौट के चल जाएंगे। हमने कहा हम खीरा मूली है, ककड़ी है, दिया है या लौट के चल जाएंगे। हमने साफ कहा, मोदी जी मैं भी किसी कोसी सीमांचल का बेटा हूं, मेरे खून में इंसानियत का खून है, मेरा खून जमात का है, जात का नहीं है। मेरे खून में हर जात वर्ग धर्म का विचार है, मेरे खून में हर धर्म मजहब और हर गरीब का की ताकत है। हमें उतनी ताकत है दुनिया से लड़ने की जितना इस धरती पर किसी को नहीं होगा। हमें उतनी ताकत है गरीबों को देने की जितना 7 बार मोदी जी आप जन्म लीजिएगा तब भी नहीं दे पाइएगा। आप बेफिक्र रहिए मोदी जी, हमको एमएलए एमपी बनने का शौक नहीं है, आप चिंता ना करिए, आप मत घबराइए मोदी जी। और हम लोग जो लोग 2025 की चुनाव की राजनीति करते हैं,
क्या जिन लोगों को लगता है कि पप्पू यादव के आने से, कुछ होने से कल किसी के सेहत पर असर पड़ेगा, अरे नेताजी लोग भाग आपको किस्मत लिखा के आए, हम उसमें नहीं लिखा के आए। हम लिखा के आए हैं कि एक कोसी सीमांचल का बेटा देश के हर गरीब के लिए कैसे जिएगा, देश के हर बेरोजगारों के लिए कैसे जिएगा, हर गरीब का आंसू रात रात भर कैसे पोंछेगा। मोदी जी कहते हैं मैं जगता हूं, काम बहुत करता हूं। अरे मोदी जी 40,000 के प्लेन में चल के आप काम करते हैं और 40 साल से पप्पू यादव किलोमीटर जोड़ लीजिए और हम यदि 1 लाख डेली जोड़िएगा 90 से, तो मोदी जी जितना बीजेपी पर आप खर्च किए होंगे उससे ज्यादा हम बांट दिए होंगे। आप जरा 1 लाख डेली जोड़ लीजिए, छोड़ दीजिए 34 करोड़ रुपया जो मैंने मजदूर को दिया, छोड़ दीजिए हर दिन पटना में सब मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सब लोग सो गए थे। सुशील मोदी जी अपना गार्ड को छोड़ के भाग गए। चारों 9 दिन सुशील मोदी का बाल बच्चा को खाना हम पहुंचाए और मोदी जी देखने तक नहीं आए। खाना सुशील मोदी को हम पहुंचाए, हर दिन 1 करोड़ रुपया का खाना, सुबह से शाम ब्रेड दूध। पटना में बाढ़ आया, बिहार के हर बच्चों को ट्रेन पकड़ाना, रेस्क्यू करना, रात में लाना। क्या ये जिम्मेदारी सुपौल के एमएलए एमपी की नहीं थी? क्या सुपौल के बच्चे नहीं फंसे थे? क्या सुपौल के बच्चे गुजरात में नहीं थे? क्या सुपौल के बच्चे कोटा में नहीं थे? क्या सुपौल के बच्चे मणिपुर में नहीं थे? कब तक पलायन 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 पलायन, कब तक? 1 करोड़ 23 लाख कोसी सीमांचल के मजदूर बाहर जाके मजदूरी करता है, कब तक? क्यों नहीं आजाद हिंदुस्तान के बाद एक फैक्ट्री लगी कोसी सीमांचल में? जो छोटी फैक्ट्री थी वो बंद हो गई। क्यों नहीं आजाद हिंदुस्तान के बाद एक इंस्टीट्यूशन बना? क्यों नहीं आजाद हिंदुस्तान के बाद एक अस्पताल बना? मैं चैलेंज करता हूं देश के हर नेता को, काहे नहीं बना इस हिंदुस्तान में एक ऐसा अस्पताल जहां गरीबों का इलाज हो सके? और मैं वादा करता हूं सुपौल के इस मैदान में 24 के बाद मेरी एक जिम्मेदारी होगी, कोसी सीमांचल में वर्ल्ड का नंबर 1 अस्पताल बना के सिर्फ गरीबों का इलाज करना। हिंदुस्तान का कोई शहर नहीं जाएगा, कोई दुनिया का सबसे नंबर 1 जांच घर हम बनाएंगे, पैथ बनाएंगे। एक भी पैथोलॉजी में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, एक भी जिला शहर का कोई आदमी अमीर हो या गरीब, मैं आपको वचन देता हूं 24 और 25 के बीच में एक ऐसा लैब खुलेगा जहां सबकी जांच होगी, फ्री होगा, अल्ट्रासाउंड फ्री होगा, एमआरआई फ्री होगा, सीटी स्कैन फ्री होगा, जांच फ्री होगा। 1 रुपया नहीं लगे, नारा नहीं दीजिए भैया, 1 रुपया नहीं लगे, काम करिए ना। आप लोगों को तो मौका मिला, हम तो कुछ नहीं है, हमको तो कोसी वाला पैर की धूली समझ लिया, हमको तो सुपौल वाला न हम इस जात के न उस जात के डगरा का बैगन बन गए। रुकिए, कहीं के नहीं है, ये तो अच्छे वर्कर की जिम्मेदारी दायित्व थी। मैं धन्यवाद दूंगा छोटे छोटे वर्कर ने, पूर्व मुखिया ने, जिन लोगों ने, आज इसमें किसी दलाल की भूमिका नहीं है इस लोगों में, इसमें कोई माफिया नहीं है, इसमें किसी जात को गाली देने वाला एक वर्कर नहीं है, इसमें किसी हिंदू मुसलमान को गाली देने वाला एक वर्कर नहीं है, इसमें किसी भूमिहार और ब्राह्मण को, राजपूत को गरियाने वाला एक आदमी नहीं है। इसमें वो लोग हैं जो पप्पू यादव के आचरण और चरित्र से दूसरे जात को अपने से ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे धर्म को अपने से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, दूसरे जाति को भगवान समझता है, दूसरे जाति को गरीब समझता है। मेरे साथ वही लोग रह पाएंगे जो दूसरों का इज्जत करें, जो दूसरों को भगवान समझेंगे, जो गरीब का पैर छुएंगे,
जो इंसानियत पर जिएंगे। मेरे साथ माफिया इसीलिए नहीं आता। क्या कारण है? क्या कारण है कि दलाल माफिया पप्पू यादव का विरोध करता है? मैं जानना चाहता हूं मैंने क्या गुनाह किया। बिहार के सारे अपराधी को चैलेंज करता हूं इसीलिए, बिहार के सारे माफिया नेताओं के नेक्सस के खिलाफ हूं इसीलिए। बिहार आप याद करिए, सरकार कहती है 36% लोगों को झोपड़ी का मकान है। सरकार कहती है 48% लोगों के पास खपड़ा और टीन का मकान है। सरकार कहती है मुसलमानों की एजुकेशन 1 पॉइंट से कम है। सरकार कहती है दलित आदिवासी का एजुकेशन 0.9 है। सरकार कहती है कि जादव का रोजगार 1.6 है। 14% होने के बाद मैं पूछना चाहूंगा, मुरारजी देसाई का सरकार था जनता पार्टी की लालू, बीपी सिंह जी की सरकार थी, देवगोरा और गुजरात में आपने किंग मेकर थे। गर्व था हमें कि लालू जी हमारे किंग मेकर हैं, और आज भी गर्व होता है लालू जी पर कि लालू जी कहीं न कहीं चीजों को मिलाने में लगे रहते हैं, नहीं तो कब का नाश हो गया होता। कुछ चीजें आज भी बची हुई, लेकिन हमारा सवाल है कि 1.6% ही मेरा सवाल है कि रोजगार क्यों, और वो भी रोजगार जादवों में सबसे निचले पदार्थ पे क्यों, सेकेंड और थर्ड में क्यों? मेरा ये सवाल है। मेरा सवाल है कि आप 10 साल कांग्रेस में रहे। मेरा सवाल है, जब लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी संख्या पूरे भारत में जादवों की है मुसलमानों के बाद एक जाति में, तो हिंदुस्तान में कोई एक जगह आप सरकार में क्यों नहीं? इसीलिए आप नहीं हैं कि आप का जो गरीब जाति है, जो गांव में ज्यादा बूढ़े हुआ करते थे, पप्पू यादव का बाप दादा हमारे पूर्वज, वो दूसरों जाति के लिए लाठी उठाते थे। कांग्रेस में, कांग्रेस के खिलाफ वो समाजवादी कैरेक्टर था, वह कैरेक्टर था लोकतंत्र का। लेकिन जब हम लोग आए तो हम लोग का कैरेक्टर हो गया यूथ में, जातियों में जो पैसा कमा लिया उसका दलालू, उसका माफिया, और वो दूसरी जाति का सम्मान करना छोड़ दिए। वो दलितों के घर में जाना छोड़ दिए, वो गरीबों से मोहब्बत करना छोड़ दिए। उनको लगा कि हम इसी तरह जिंदगी जी लेंगे। नहीं, जब तक आप अत्यंत पिछड़ी जाति को क्या मिले, जो लोग हेलीकॉप्टर या जो लोग यहाँ पर पैसा लेकर के कमा के आते हैं बाहर से, और वो कोई कहता है मैं कुर्मी हूं, मैं कोयरी हूं, मैं जानना चाहूंगा कि आपका योगदान क्या था। मैं जानना चाहूंगा कि आपके बाबा दादा का योगदान सीमांचल कोसी में क्या था। मैं जानना चाहूंगा कि आप इतना पैसा कमाए और आप जहां थे वहां पर आपने कोसी के सुपौल के किसी एक लड़के को नौकरी लगाया जब आप पदाधिकारी थे। मैं चैलेंज करता हूं आपको, और पप्पू यादव चैलेंज करता है आज कि जितना सरकार नौकरी में लगाया होगा, इलाज कराया होगा, उससे 3 गुना पप्पू यादव भारत में इलाज कराते लोगों को घर देते। आपका घर अपना घर, दिल्ली का शहर गरीबों का शहर था, पटना का शहर। आज भी 5 लोग दिल्ली में भारत के गरीबों के लिए एम्स में काम करता है पप्पू यादव। आज भी पटना में 6 लोग काम करते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या ये जिम्मेदारी हर एमएलए एमपी की नहीं है कि अपने घर पर गरीब को रख करके उसका इलाज कराए, अपने घर पर जरूरतमंद लोगों की क्या काम कराए? कोई एक नाम बता दो आप। क्या कभी आपसे नरेंद्र मोदी जी मिले? कभी आपको मोदी जी आकर के वोट ले जाते हैं? कभी आपको पटना वाले वोट ले जाते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि इन लोगों ने आपके लिए कभी नहीं किया? इन लोगों ने कभी आपकी गहरी चिंता नहीं की, कभी आपको बाढ़ से मुक्ति नहीं दिया, कभी कोसी सीमांचल जो दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का, सबसे ज्यादा मखान, सबसे ज्यादा धान, सबसे ज्यादा दूध, डेनमार्क के बाद हमारे पास दूध, सबसे ज्यादा सब्जी, दलहन और तेलहन
कोसी सीमांचल मिथिलांचल में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में 98.2% हम मखान देते हैं। सबसे ज्यादा डेनमार्क और एक कंट्री है उसके बाद सबसे ज्यादा मक्का बिहार, और बिहार में कोसी सीमांचल देती है। क्या हुआ? मधेपुर की फैक्ट्री क्यों बंद हो गई, जहां से हम दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादन करते? एक गुजरात की फैक्ट्री से गुजरात बन गई, मधेपुर की फैक्ट्री से बिहार नहीं बन पाया। याद करिए, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, नौजवान, आज आप सिर्फ मेरी बात सुनिए। आज कोई दूसरी बात हम करने आपसे नहीं आए। यही बुद्ध, इसी बिहार में पैदा लेने वाला बुद्ध, जब वो जापान गया तो जापान नंबर 1 का हो गया, जब वो थाईलैंड गया तो थाईलैंड नंबर 1 का हो गया, जब वो चाइना गया तो चाइना इकोनॉमी में नंबर 1 हो गया। क्या कारण है? बिहार का एक संत जब बाहर जाता है तो दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी हो जाता है, वर्ल्ड लेवल का देश हो जाता है, और एक संत यहां पर आपने उसको सम्मान नहीं दिया। हम जानना चाहेंगे कि आपका जो सर्वे है सरकार का, और उस सर्वे में आपने जो बात कही है, यह सवाल हर लोगों के मन में है कि कब हम गरीब और गरीबी से मुक्ति मिलेगी। गरीब और गरीबी के अलावे ये जो 2 शब्द है, हम सब के लिए क्या अभिशाप नहीं बन गया? ये जो 2 शब्द है, हमारी जिंदगी नहीं बन गई? मैं सवाल पूछना चाहूंगा अपने नौजवानों से। आज जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता हैं, उनकी स्थिति आप सोचिए। सरकार कहती है नरेंद्र मोदी की हम 5 किलो अनाज और 5 साल देंगे। 84 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज देंगे मोदी जी, तब हिंदुस्तान का आदमी खाना खाएगा। नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री जी का सर्वे आया कि 6,000 रुपया पर प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी 32% लोगों की, और 6,000 से 10,000 रुपया के बीच की आमदनी 83% लोगों की। क्या हम जानना चाहते हैं नौजवानों से जो कॉलेज में, ड्रग्स में, स्नैक में, जादव में, राजपूत में, ब्राह्मण में, भूमिहार में, नुनिया में, मला में, बींद में, केवट में, केवरत में, धानुक में, नुनिया में, चंदवंशी में बटे हुए हैं, चोल्हा में, चौधरी में बटे हुए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं दिल से, क्या आने वाले समय में ना तो आपके पास जमीन बचेगा, पट्टे के नीचे हो जाइएगा। आने वाले समय में ना तो नौकरी, ना तो रोजगार, ना तो बैंक से हमको लोन मिलेगा, ना तो हम सूद लेने के लायक रहेंगे, ना मेरे पास कोई चीज मॉर्गेज बचेगा कि ताकि मैं कोई रोजगार कर सकूं। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में आप अपने बच्चों को जिंदा कैसे रखें? आप अपनी बेटी को कपड़ा कहां से दीजिए? आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा कहां से? क्या जादव के नाम पर मंत्री बनने वाले लोग, जादव राजपूत भूमिहार के नाम पर मुख्यमंत्री मंत्री बनने वाले अत्यंत पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा। मैं यह जानना चाहूंगा आप सबसे, हमको आप एक बात बताइए। बहुत अस्थिर से हम लोग कुछ पल बैठ के आज एक चर्चा करें सुपौल के कोसी की धरती पर हाई डैम का क्या हुआ, कब बनेगा मेरा हाई डैम? आप हाई डैम से ज्यादा पोशाक की त्रासदी आई। पप्पू यादव 4 करोड़ रुपया अपने जेब से, सबसे ज्यादा पेपर ने लिखा, कोई भी नेता आज तक 1 रुपया नहीं दिया। हम तो जमीन पर दिए। बाढ़ आता है 3 बजे, पप्पू यादव पहुंच जाता है 5 बजे भोर। बाढ़ आता है 12 बजे दिन में, पप्पू यादव पहुंच जाता है 11 बजे दिन। आपके बीच में क्या कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री? हमारी औकात बहुत बड़ी नहीं है। जो औकात है वो आपसे है, जो ताकत मिली मरने और लड़ने का आपसे है। जो आज दुनिया में हीरो बनाया आपने बनाया, लेकिन हम पान न पान की डंडी आपके पास लेके जाते हैं। हम आपके पास कुछ न कुछ लेके आपके आंसू को पोंछते हैं एक बेटे की तरह। क्या ये जिम्मेदारी सबकी नहीं है? कुसाह में हम 4 करोड़ रुपया मनमोहन सिंह को दिए थे, क्या ये गलत है? 4 करोड़ रुपया पाए चेक हम तिहाड़ जेल से भेजे थे, और मनमोहन सिंह जी ने कहा था, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा था कि एकमात्र शख्स है पप्पू यादव इस देश में पॉलिटिशियन के रूप में जिसने त्रासदी में चेक के द्वारा 4 करोड़ रुपया सिर्फ उस कोसी के लिए त्रासदी में 4 करोड़ रुपया दिया।
आप याद करिए, हाई डैम की लड़ाई हम 83-82 से लड़ रहे हैं। कभी पथ यात्रा वीरपुर में, कभी कहीं, कभी जोगबनी में हमने कितना लाठी, कितनी बड़ी सभा की। आजाद हिंदुस्तान के बाद भीमनगर और फरक्का को चौड़ीकरण करने के लिए पप्पू यादव ने कितनी बार कहा कि एक दिन कोसी खत्म हो जाएगा। जिस दिन बहुत ज्यादा भीमनगर पर प्रेशर पड़ चुका है, पूरा का पूरा गाद और पूरा का पूरा पत्थर नदियों में भर चुका है। गाद इतना जमा हो चुका है कि एक दिन, किसी दिन यदि बड़ी साइक्लोन आ गई और किसी दिन नेपाल में 10 दिन की बारिश हो गई तो शायद भगवान बचाए इस बार 13-14 जिला से हम लोग रात में ही कंकर बन जाएंगे। यह आप नहीं सोच पा रहे हैं, यह इंजीनियरिंग बता दिया है। फरक्का का चौड़ीकरण नहीं होने के चलते गंगा का पानी बह जाता है। गंगा में बालू इतना जम चुका है कि समुद्र में पानी नहीं जाता है, जिसके चलते महानंदा, गंडक, कोसी, कनहर, कमला, बलान, गंगा, सोन, इसके बगल में रहने वालों की जिंदगी मौत से जूझती है। इस पर कभी चर्चा क्यों नहीं होता? कभी चर्चा आर्सेनिक और आयरन पानी पर क्यों नहीं होता कि कब तक हम टीबी, कैंसर, हैजा और दम्मा के साथ जिएंगे? कब तक हम दम्मा, टीबी, हैजा, कैंसर को लेकर के अपनी सारे पैसे को रख देंगे? ये सवाल नहीं है। पप्पू यादव हम चैलेंज करते हैं। हम 90 में एमएलए बने थे, पहली बार याद करिए। 23 घंटा जब पूरे भारत को 8 घंटा बिजली नहीं थी, लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे। इन्होंने रात के 12 बजे फोन करके हमको कहा, लालू जी हम भी आपको पिता की तरह इज्जत की, सिर्फ आपके बेटे ने नहीं, हमने भी आपका सम्मान। जब आप विपक्ष के नेता आप नहीं बने थे, जिस पर हम पर शिवचंद्र झा हत्याकांड लगा के मेरे माँ बाप का घर तोड़ के पूर्णिया में 22 दिन मेरे माँ बाप तो सब कुछ रहते हुए पेपर पर सोया था आपके चलते। तब आपके दोनों बेटे ने जन्म नहीं लिया, 91 में जन्म लिया। जब आप एमएलए बने थे, मुख्यमंत्री, तब आपको पप्पू यादव 11 निर्दलीय एमएलए के साथ आपके साथ खड़ा था। जब जब आप पर विपत्ति आई, पहली बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, नीतीश जी याद है, हम आपके लिए सोए नहीं थे और आपके साथ प्रेम में आते आपकी सरकार बनाने में लालू यादव से अलग हटके आपके साथ खड़े थे। और जब आपकी सरकार गिरने वाली थी तो अकेला पप्पू यादव था जो लड़ गए थे और जाकर के हाजीपुर पुल जाम करके हम बंद कर दिए थे। और हमको याद है लालू जी और शाहबुद्दीन, बाहर है शाहबुद्दीन जी, क्या वफा किया था लालू जी के साथ। हमसे लड़ गए थे तो कहते पप्पू जी आपको खून नहीं चिकार रहा, ये सब था शाहबुद्दीन जी का। क्या नहीं किया वो व्यक्ति ने, क्या नहीं किया। और आज शाहबुद्दीन मरहूम हो गए, उसकी बीवी और बाल बच्चा सड़कों के फुटपाथ पर अपनी जीवन की भीख मांगे। अंतिम मरने तक शाहबुद्दीन की यदि मौत हुई ना, वो लालू यादव के सम्मान के लिए, दूसरों के सम्मान के लिए नहीं। शाहबुद्दीन जी यदि नहीं बोले होते वो सब की परिस्थितियों के लिए मुख्यमंत्री हैं। आप दोनों आदमी तो मिल गए, आप लोग तो मुख्यमंत्री हो गए, शाहबुद्दीन को कुर्बानी दे दी ना। शाहबुद्दीन की कुर्बानी का कुछ मिला उसको। आज तक उस बच्चे को जो सरकार रहते हुए कमर में रस्सा लगा के एक 29 साल के लड़के को जो याद करिए, हम कब साथ नहीं रहे। जो लोग यहां बड़ी बड़ी बात करते हैं सुपौल में, जब भी उसकी राजनीतिक संकट हुई हम उसके साथ खड़े रहे। लालू जी ने हमको फोन किया कि पप्पू नेपाल का बिजली जाने दो। हमने कहा लालू जी आप कोसी सीमांचल को आप बिजली 22 घंटा दे दीजिए, तब तो नेपाल बिजली जाएगी, नहीं दीजिएगा तो नहीं जाएगी। 4 मेगावाट बिजली जब तक हम नहीं लिए, भारत का पहला शहर था, पहला मधेपुरा और पूर्णिया
जहां 23 घंटा बिजली पप्पू यादव दिया था, उस वक्त हम बहुत छोटे थे, मेरी उम्र 22.5 है। 91 में हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़े। 91 में पूरा बिहार का डॉक्टर 18 दिन हड़ताल कर दिया। लालू जी ने कहा कि आप पर केस हो गया है, फोन करके आप पैरेलल सरकार नहीं चला सकते। हमने कहा मैं आपका सम्मान करता हूं, पिता की तरह है, बड़े भाई हैं, हमको कोई शौक नहीं है पैरेलल सरकार। आप अपने डॉक्टर को कहिए जो नर्सिंग होम है, फर्जी नर्सिंग होम नहीं, मैं अच्छे डॉक्टर की बात करता हूं। पटना और बिहार सुपौल में कितने फर्जी डॉक्टर हैं, कितने फर्जी नर्सिंग होम है। कोई एम्बुलेंस वाला खोल लिया, कोई पैसा वाला खोल लिया, कोई दलाल खोल लिया और वहां FRC फिजिशियन का बोर्ड लगा करके अस्पताल चला रहा हो। मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, जांच, एक्सरे का बोर्ड लगवा दीजिए और कौन डॉक्टर 3 महीने के अंदर कितना फीस लेगा, फिजिशियन, FRCS, सर्जन, ऑर्थोपेडिक्स, उसका आप करवा दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं विरोध नहीं करूंगा। जब तक बोर्ड नहीं लगी तब तक पप्पू यादव लड़ता रहा। हम पर 4 दर्जन केस हुए, हमारी परवाह नहीं हुई। पूरे डॉक्टर बिहार के बोर्ड लगे, अकेला साहबुद्दीन ने सपोर्ट किया था और तब जाकर के हमारी लड़ाई बनी। हमारी लड़ाई किसी अच्छे डॉक्टर से नहीं है, हमारी लड़ाई जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल को फॉलो करता उससे नहीं है। हमारी लड़ाई फर्जी नर्सिंग होम, फर्जी डॉक्टर, फर्जी पैर, फर्जी जांच से, और वो रहेगी। मैं आपको वचन देता हूं, जिस दिन आप एक हो गए, एक कोसी सीमांचल के हर जात धर्म के लोग, आप पटना दिल्ली देखना छोड़ दिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं 6 महीने के अंदर कोसी सीमांचल से मजदूरों का पलायन करना बंद करूंगा। हर रोजगार यहां होगा। 228 रुपया मनरेगा में मजदूरों को, ये कहां का मतलब है? आंगनबाड़ी क्या है? आंगनबाड़ी में नीतीश जी, ना घर ना बच्चे, या तो मुशहर का बच्चा, या तो पासी का, या तो दलित का, या तो पासवान का। हम लोगों ने तो पहले ही बाइफरकेट कर दिया। पप्पू यादव का बेटा तिरमाला के स्कूल में पढ़ेगा और मुशहर का बेटा आंगनबाड़ी में पिल्लू वाला खिचड़ी खा करके क्या करेगा। यहां के सारे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, अभी 5 दिन हमारी आंगनबाड़ी महिला बेटी लोग थी, 5 दिन पप्पू यादव की तरफ से पूरे बिहार के लिए खाना था, पूरे बिहार के लिए आंगनबाड़ी के लिए रहना था। आपका जन्मदिन था, किसी का कुछ, उस दिन गिफ्ट की बात थी, लाठी नहीं चलनी चाहिए। हमने यही कहा ना, हम ममता के लिए लड़े, हम आशा के लिए लड़े, हम चाहे किसी भी BPSC UPSC के लिए हमने दिल्ली में गोली खाई, SSC के लिए गोली खाई, हम तो सिर्फ रोजगार की बात किए। छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी जी, मैं जानता हूं कि दुनिया में एक ऐसा झूठ, मैंने आज तक वर्ल्ड में सच कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की कोई एक बात सच हमको आप दिखा दीजिए, कोई एक। बोला पैसा देंगे, नहीं मिला, काला धन लाएंगे, नहीं मिला, नोटबंदी, दुनिया बर्बाद हो गई, GST, घर बर्बाद हो गया। कोरोना में वह व्यक्ति, मुझको ऐसा लगा कि दुनिया में शायद इतना कम पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा। कोरोना आया, वो ऐसे ताली और थाली लगा, मुझको समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि ताली और थाली से कोरोना कैसे भागेगा भाई। हमको समझ, हमने तो कभी भी मुंह में पट्टी नहीं लगाया, हाथ में ग्लोव्स नहीं लगाया, और हमको सब लोगों ने मिलकर जेल भेज दिया। हमने कहा भैया किस गुना में हम जा करके रूढ़ी जी के घर से 70 एम्बुलेंस निकाले, यही हम जा करके नेताओं के अस्पताल में 7 लाख का बिल हमने 2 लाख कोरोना में कर दिया, यही। कोरोना में हर बेड पर सारा बीमारी भाग गया और कोरोना का सारा पेशेंट सब बेड पर भर गया। क्या उस बीच में एक भी बीमारी नहीं हो रही थी? न कैंसर का, न दमा का, न बुखार का, न कुछ का। कोरोना गया तो सब बीमारी आ गया। मैं तब भी कहा कि ये गलत है। किसने कहा ये कोरोना थी? जब ऑपरेशन नहीं हुआ, जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ, किसने कहा कि रेमडेसिविर से ठीक हो जाएगा? फिर भी हम लड़े। एक कोई बात नरेंद्र मोदी जी बताइए, आप कटिहार आए नीतीश जी के साथ, गठबंधन था, 17 साल आपका गठबंधन था,
आप किस मुंह से लालू नीतीश को गाली देंगे? नीतीश जी अकेले थे क्या? और नीतीश जी हमेशा काम करते रहे, प्रयास करते रहे। विशेष राज का दर्जा किसकी जिम्मेदारी थी? नरेंद्र मोदी जी। जब आप पहली बार गांधी मैदान आए और गांधी मैदान में बम फोड़वा दिए और कई लोग मर गया, और जो लोग मरे आज तक उसको नौकरी नहीं मिली, हम उन लोगों को 1-1 लाख रुपया जाकर के पहुंचाए। उसकी बेटी की शादी में गए, 1-1 लाख पप्पू यादव ने दिया। मैं चैलेंज करता हूं, हमको बता दो, अभी जब झा जी और दोनों समाज को बांटने की कोशिश हो रही थी, मैंने कहा कि कब तक जाति की राजनीति करोगे, कब तक किसी जात को गरियाओगे? 35 साल के बाद भी किसी जात को गरियाना, क्या ये सही है? बैकवर्ड फॉरवर्ड करना ये सही है? हम अभी लखीसराय गए थे, जहां 6 ब्राह्मण समाज की लड़कियों को, परिवार को मार दिया गया। बीजेपी वाले गए, ये विजय सिन्हा, और 2 दिन लाश रख के राजनीति करने लगे। फिर जदयू वाले गए, राजनीति करने लगे। खाने के लिए घर में पैसा नहीं था। हमको लगा तब हम पूर्णिया से अपना सारा कार्यक्रम छोड़ हम वहां गए और तीनों बेटी के नाम से 1-1 लाख रुपया, और उसके बच्चों को, उसके जो बच्चे मां थी दोनों, उसके इलाज के लिए पप्पू यादव दिल्ली पटना गया और उसको पीएमसीएच से निकाल के प्राइवेट में ले गया। मैंने कहा ये जिंदा होना चाहिए, क्योंकि इसके घर के सारे चीज बचते हैं। आप ये करते ना, जब बीजेपी वाले का एक वर्कर मिटा गया था, अभी जबरदस्ती हार्ट अटैक हो गया, मारा नहीं था, हमारी सरकार ने मारा नहीं था, उसको बोला हम 10 लाख पहुंचा दिए। अरे सिन्हा जी, लखीसराय के आप एमएलए थे, आप ड्रग्स माफिया हैं, आपसे ज्यादा कोई ड्रग्स का व्यापार नहीं करता है। क्या आपकी औकात इतनी नहीं थी कि 50,000 रुपया भी उस परिवार को देते और पप्पू यादव को जाके आपके जिले में गरीबों की मदद करना पड़े? आंख का पानी मर गया, सर से झुक गया। कोई एक घटना बताई, और तब मोदी जी ने कहा था विशेष राज, मैं जगवंशी, मैं द्वारिका से आया हूं। अरे मोदी जी, आपको क्या पता द्वारिका और कृष्ण के बारे में? यदि आपको पता होता राम के बारे में, तो राम तो सबरी का जूठा खा के दुनिया को ये बताया कि गरीब क्या होता है। राम तो केवट के 9 पे जाके ये बताया तो मोहब्बत क्या होता है। राम ने वाल्मीकि की भाव को समझ के, जो डोम थे उससे बताया कि रामायण क्या होगा। राम ने तुलसी के आचरण से उसके जीवन को देखा, तब बताया रामायण क्या होगा। राम ने अपने पराक्रम से रामायण की कथा लिख दी। आपको तो हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं होता। आपको क्या पता द्वारिका क्या होता है? सुदामा को निकाल दीजिए तो द्वारिका का क्या मतलब? मिया को निकाल दीजिए, द्रौपदी को निकाल दीजिए, अर्जुन को निकाल दीजिए। अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से और कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन से। अर्जुन यादव थे और राजपूत थे, क्षत्रिय थे, और कृष्ण यादव। तब भी कृष्ण ने वसुधैव कुटुंबकम एक जात किया था। आप तो हिंदू मुसलमान हैं। आप कोई एक बात बताओ ना, विशेष राज क्यों नहीं मिली? है औकात? और जब मेरी सरकार बनती है तो विशेष राज क्यों नहीं मिलता? डबल इंजन की सरकार, देवगौड़ा थे, तब हम विरोध किए थे कि बिहार का बंटवारा नहीं होना चाहिए। क्यों हुआ? काहे बिहार का बंटवारा हुआ? और फिर विशेष पैकेज क्यों नहीं मिली? डालमिया नगर फैक्ट्री, सीट फैक्ट्री, बनमनखी की चीनी मिल, सहरसा का पेपर मिल, दरभंगा का दाल मिल, दरभंगा का पेपर मिल, जूट मिल, फार्मेसन का जो जूट मिल राजीव गांधी जी ने जो शिलान्यास किया था, क्या हुआ? बंदूक फैक्ट्री, क्या हुआ? सिगरेट फैक्ट्री, क्या हुआ? भागलपुर की फैक्ट्री। 1 रुपया नहीं। क्यों बाहर नहीं जाएंगे मजदूर? 228 रुपया में आपका कब तक काम करेंगे? जिस दिन हम आएंगे उसी दिन मजदूरों की मजदूरी 30 दिन 600 रुपया हम करेंगे। उसी दिन, जिस दिन हम आएंगे उसी दिन कोऑपरेटिव सहकारिता को लागू करेंगे। सबसे पहले
मंडी सिस्टम लाएंगे, बाजार को मूल्यों को लाएंगे और सहकारिता के द्वारा हमारी सरकार किसानों से मुनाफे का अनाज लेगी। जो किसान का लागत होगा उससे 20% ज्यादा करके लेगा। किसान बाजार नहीं जाएगा, किसान का अनाज सरकार लेगी और सरकार बाजार जाएगा। हम किसानों को, ट्रैक्टर को मिट्टी जा रहा है तब 90,000 रुपया, मेरा धान जा रहा है तब 80,000 रुपया, हम अपना खेत पर मिट्टी ले जा रहे हैं तब 70,000 रुपया। कहां से देगा ट्रैक्टर वाला? कोई बोलने वाला नहीं, किसी को औकात नहीं है किसी थानेदार को कुछ बोले। इंस्पेक्टर राज है, गुंडा राज है, ये औकात क्यों नहीं? अरे कोई आदमी ही ना भगवान बनता है, कोई आदमी ही ना देश का पीएम है, तो फिर कोसी का बेटा, कोसी का सीमांचल का बेटा क्या हिंदुस्तान का पीएम सीएम वो दुनिया नहीं बदल सकता? ये आपसे पूछना चाहता हूं। हर दिन पटना, कब तक मोदी जी, कब तक पटना? कब? जो लोग सिंचाई मंत्री रहे, जो दो चीज रहे, वो क्यों नहीं गाद निकाला? क्यों नहीं कोसी की आजादी दी? क्यों नहीं बाढ़ से मुक्ति मिला? क्यों? क्यों हमारे बच्चे पर बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए? क्यों हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए 80 करोड़ रुपया बाहर देना पड़ता है? 80 करोड़, 800 करोड़, 80 नहीं 800 करोड़ काहे? क्यों हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं? क्यों इच्छा शक्ति मर गई? ये सवाल पप्पू यादव का है। गरीब और गरीबी क्यों? कब तक गरीब रहेंगे लोग? कब तक? मोबाइल बंद रखिए। कब तक? ये सवाल है मेरा। कब तक? कब तक ये दो शब्द चलेगा? कब तक 5 किलो अनाज? कब तक 6,000 रुपया में एक व्यक्ति की जिंदगी? क्या कोई पीएम और सीएम का बेटा जिएगा? एक दिन हम कॉफी पीने जाते हैं सुबह में, हम 10,000 का कॉफी पिया, 100 रुपये की साड़ी, 30 रुपये का चप्पल, 200 रुपये की साड़ी, कब तक मां के लिए? कब तक 100 रुपये की गंजी? कब तक 2 आना का हल्दी नमक? कब तक 5 पैसे का तेज पत्ता? क्या कोई लाइफ नहीं है? सिर्फ झाड़ पर चुनाव लड़ो, जीत लो, तब से लेके चुनाव जीतने तक हाथों मारो, मियां को गरियाओ, उसको गरियाओ, मंदिर मस्जिद करो, जादव राजपूत करो, ब्राह्मण राजपूत करो। दुकान सब बंद हो जाती है कुछ लोगों की। किशनपुर के कुछ बहुत बड़े नेता लोग जो बहुरूपीय हैं, जो जात और दूसरे दल के बदौलत एमएलए एमपी एक बार बन जाते हैं, उनको आपकी चिंता नहीं होगी। वो कहते हैं मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात पटना दिल्ली से है, मैं आपको क्या जानूं? आप हमको वोट देते हैं, आपका वोट तो दिल्ली को जाता है, आपका वोट तो पटना को जाता है। मियां जी को कहते हैं अरे आप जाइएगा कहां? वोट तो देवे न करिएगा तो मैं बीजेपी को दे दीजिएगा। ब्राह्मण को कहता है अरे तू कहां देगा? तू तो वोट बीजेपी को न देगा, तो लालू को दे देगा, कहां देगा? उधर कहते हैं बीजेपी को देगा, मियां जी को कहते हैं इधरे देगा, दलित को कहते हैं अरे तोहर वोट के का कीमत? 1000 रुपया देंगे और वोट ले लेंगे, 5 किलो अनाज देंगे और वोट ले लेंगे। छोटका जात को कहता है लोग कि तोहर का कीमत? आपको तो हम चुटकी में जात पात करके उड़ा देंगे। बिहार सुपौल के जो ठेकेदार लोग हैं, जो अपने को धानों का, जो अपने को केवरत अमला कहते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज, उनसे पूछिए। चलिए, यादव जी तो दूध बेच करके जी रहा
और ये इसकी संस्कार के साथ साथ लगता है उसकी किस्मत भी बन गई। और हम लोगों ने, नेताओं ने उसकी किस्मत बना दिया कि आपको दूधे बेचना है, आपको ज्यादा काम मत करिए। हम लोग हैं ना पटना में बैठे, आप लोग बैठाते रहिए और आप दूध बेच करके गरीबी झेलते रहिए। लेकिन मलाह से पूछना चाहेंगे हम, गोरी समाज से जो हेलीकॉप्टर लेके आते हैं उनसे कि भैया आपका जलकर तो ज्यादा बिहार और राजपूत का माफिया लोग कब्जा कर लिया, अब मछली कहां से मार पाइएगा? ये बड़का जात जो है, जो दबंग लोग हैं कुछ लोग, जब हर जाति में जो दबंग लोग हैं वो तो कब्जा कर लिया जलकर, नदी पोखर सब, तो अब कहां मारिएगा? अब मारिएगा तो राइफल बंदूक खाइएगा। और सरकार उन्हीं लोग की है, और सरकार है ताकतवर आदमी की। माफिया लोगों के यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी जाते हैं। जो लोग बलात्कार करते हैं उसके यहाँ सरकार जाती है। जो लोग बाभन बुनियाद गाली देते हैं उसके यहाँ सरकार जाती है। सरकार कोई अच्छे लोगों के यहाँ जाती है, सरकार कोई गरीब लोग के यहाँ जाती है? किसी गरीब से किसी को मिलते देखे हैं? और पप्पू यादव को गरीब के अलावा किसी चोर चुट्टा से मिलते देखे हैं? कोई दलाल माफिया से मिलते देखे हैं? सुबह से शाम पप्पू यादव पूजा करता है गरीब की, दूसरे जात की। मैंने कभी जात नहीं पूछा। पटना में यादव कौन थे? बनिया, लाला, गुन्यार, राजपूत, दलित लोग ज्यादा थे। 11 दिन मां समझ करके सेवा की। रेमडेसिविर में सब जात लिया, यादव नहीं लिया। सबसे ज्यादा बाहर लिए। तो हम तो जात पूछे ही नहीं, और मेरा कोई जात है ही नहीं। और हमारे जात के नौजवान तो मानते हैं पप्पू यादव है, लेकिन जात का नेता लोग जो बड़का बड़का लोग है वो पप्पू यादव को ऊपर से मानता है, भीतर से अभियो लालू को मानता है। जो सही है वो सही है। जिस दिन पप्पू यादव को मान लिया ना, अरे नहीं माने यादव, दूसरे जात मान लिया, उस दिन बिहार को दुनिया का नंबर 1 न बना दे तो पैदाइश नहीं कर। उस दिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, यदि 72 घंटे के अंदर बिहार में सीओ, सीआई, वीडियो, कलेक्टर, एसपी, दलाल और माफिया, गरीबों का राज ना हुआ, भ्रष्टाचार ना, जो सिंहेश्वर में थे, जो मधेपुरा में थे, उनसे पूछिए। जब हम एमएलए बने थे तो हर ब्लॉक में 500 चेयर लगा दिए थे, और वीडियो गरीब को खड़ा होकर स्वागत करता था, और औकात नहीं थी किसी से पैसा मांगने की। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी गरीबों के आंख में आंसू नहीं आए। जब तक मैं जिंदा हूं शरीर के खून का एक एक कतरा चला जाएगा। यदि मेरे नॉलेज में होगा कि पैसे के चलते हिंदुस्तान में कोई भी गरीब और आम आदमी परेशान है, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन किसी को परेशान नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं, किसी भी जाति को नहीं, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना किसी को तंग करता हो, उस बाप को भी बेटा का सामना करना पड़ेगा। गरीब की आजादी मेरा जीवन का मकसद है। मैं दलाल और माफिया को देखना पसंद नहीं करता। मैं सिर्फ इंसान, विचारों वाला लोग, मैं उनको देखना चाहता हूं जो 90% लोगों के घर में कुछ नहीं है, जो जीने के लिए बेबस है। मैं उनके लिए जीना चाहता हूं। मेरी राजनीति नहीं है, मैंने आपको राजनीति के लिए नहीं बुलाया था। कौन किसको आप जिताइएगा मुझे नहीं पता, लेकिन सोचिएगा कि हम लोगों को मिलकर क्या करना चाहिए। दिए ना 35 साल लोगों को, बनाए ना मुख्यमंत्री, मंत्री। क्या एक बार 5 साल स्वाद नहीं बदलना चाहते हैं? क्या कोई गठबंधन होगा तभी आप चुनाव लड़ेगा? मैं तो कह रहा हूं जिस दिन हमारी सरकार में हिस्से होगी,
दिल्ली में सरकार किसी की हो, यदि वो पप्पू यादव बिहार के गरीबों के पैर पर नाक न रगड़े तो टेगला का पैदाइश होंगे। सरकार किसी की हो, हमको बेईमानी शैतानी नहीं करना, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, हमको मरने आए। आपको क्या लगता है जिस दिन पप्पू यादव को शक्ति खत्म हो जाएगी देने की और मदद करने की, आपको लगता है कि हम जीना चाहेंगे? उसी दिन हिटलर की तरह गोली मारना खुद को। जब तक देने के लायक हैं तब तक मैं आपके साथ। जिस दिन गरीबों को न्याय करने के लायक नहीं रहेंगे उस दिन जीने का कोई मतलब नहीं। जिस दिन मैं 5 बजे घर लौटता हूं मुझको लगता है कि आज ईश्वर ने बड़ी कृपा की। जिस दिन मैं ज्यादा लोगों की मदद करता हूं उस दिन लगता है कि ईश्वर की आज असीम कृपा। जिस दिन 12 बजे लौट जाता हूं लगता है ईश्वर लूट रहा। जिस दिन कम बांटता हूं लगता है ईश्वर लगता है हमारे साथ खड़े नहीं। मैं चाहता हूं बिहार सरकार रोड और बिजली की बात ना करे। रोड और बिजली महाराष्ट्र में जितना बनी आपके यहां नहीं बना। एक भी हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है, एक भी मेरे पास एम्स नहीं है, एक भी मेरे पास सुपौल से डायरेक्ट दिल्ली अमृतसर के लिए ट्रेन नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं पूर्णिया जंक्शन से जोगबनी होके राजधानी दिल्ली को चलेगी और एक सुपौल से यहां से डायरेक्ट दिल्ली के लिए गाड़ी चलेगी। ये मैं आपको बता देता हूं। 2024 के मई के बाद 6 महीने के अंदर यदि सुपौल से दिल्ली के लिए सबसे अच्छी गाड़ी ना खुली तो दोबारा पप्पू यादव के साथ खड़ा मत हो। 24 और 25 के बीच यदि कोसी सीमांचल के लिए हर गरीबों के लिए जांच फ्री नहीं हुआ तो पप्पू यादव के साथ खड़ा मत होना। मैंने दिया है तब मैं आपसे कह रहा हूं ये दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि जो अपने जेब से हर दिन हर गरीबों का आंसू पोंछे। हम हर मर्डर घटना में कल 3 आदिवासी के एक बच्चे जल के मर गए, कोई नहीं बचा, भर रात चलते रहे कल। आज इसीलिए सुख होगा। क्या हम सबको मिलकर हाई डैम की लड़ाई नहीं लड़नी? क्या हम सबको मिलकर बाढ़ से मुक्ति नहीं करनी है? हमारी ताकत आप है, हमारी ताकत कोई माफिया दलाल नहीं है। आज से आप यहां से जाइए और पप्पू यादव की वो बात सुनिएगा और मोबाइल पर निकाल दीजिए कि बिहार सरकार के सर्वे में अब आप कहां पर हैं और आपकी क्या स्थिति है, क्या आपकी स्थिति सुधरने वाली है। एक दूसरा, ये विशेष राज्य और विशेष पैकेज क्या पप्पू यादव के बगैर किसी को औकात है लेने की? यह विशेष पैकेज या विशेष राज्य किसी में लड़ने और मरने का जज्बा है और कोई लड़ के ले सकता है। भारत सरकार के एक एक ट्रेन को रोक के तेलंगाना के तट पर हम लड़ेंगे और जब तक विशेष राज्य और विशेष पैकेज नहीं मिलेगा तब तक पप्पू यादव चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक हाई डैम नहीं बनेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम अपने मां को, अपने बेटी को, अपने बेटे को गरीब रहने नहीं देंगे, हम पलायन करने नहीं देंगे और हम बाहर पढ़ने नहीं जाने देंगे। मैं हर गरीब को भी 10,000 रुपया देना चाहता हूं। जो काम करना चाहता हूं अंडा का, सब्जी का, वो आइए मेरे पास, मैं उसको अंडा के लिए उतना खरीद के सामग्री दूंगा और आप हर दिन 300-400 रुपया कमाइए। 8,000 रुपया में 6,000 घर को लगाइए और फिर उसकी अंडा को चलाइए। मैं देना चाहता हूं, आइए। सरकार को जो औकात नहीं है वो पप्पू यादव को खूब पता। मैं सब्जी का दुकान चाहता हूं हर गरीब खोले,
और 10,000 से 20,000 की पूंजी बहुत है। यदि मैं 20,000 का पूंजी आपको दे दिया और वो 20,000 में आप सब्जी दौड़ा खरीद के किसी हड्डिया पर बैठ गए तो आप मिनिमम 300 मैक्सिमम 500 रुपया कमा सकते। आप देखिए 20,000 रुपया नहीं है लोग, 10,000 रुपया नहीं है लोग। ये पत्रकार के लोग कब तक मंत्री मुख्यमंत्री संतरी के अर्थ चलाते रहिए। अरे पप्पू यादव का मत चलाइए ना, मैं हीरो हूं पत्रकार जी, आप चलाइए ना चलाइए, हम चलाएंगे। आपके मोदी से ज्यादा ना सोशल मीडिया पर हीरो है। जब तक मेरा नौजवान है तब तक पप्पू यादव हीरो है, याद रखिए। आपको छापने आता है उल्टा छापते रहिए, लेकिन मेरा संकल्प है नेता माफिया पदाधिकारी को मिटा के देंगे। जब तक भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मेरे जिंदा रहने का मर्द होने का कोई मतलब नहीं। तब हमें हिजरा बन जाए। और ऐसी बात मौग लोग करते हैं, हम क्या करते, सरकार नहीं करती। इसीलिए आपके बीच आ जाए थे। और जिन नौजवानों ने और जिन साथियों ने इतनी मेहनत करके आप लोग यहाँ आए हैं, मैं वचन देता हूं, एक एक साथी का नाम मेरे पास आया है। मैं उस नौजवान और वर्कर का नौकरी हो न हो उसके रोजगार के लिए बाप के तरफ खड़ा होगा और उस नौजवानों को आगे बढ़ाऊंगा। मैं मोदी नहीं हूँ और मैं और लोग नहीं हूँ कि वर्कर को वर्कर कहूँ, उसको अपना भाई ना कहूँ। कोई वर्कर नहीं होता। 5 महीना हम जेल में थे, एक एक वर्कर पप्पू यादव के लिए 5 महीना लाठी खाया। मेरा बेटा मेरा परिवार नहीं आया था। मैं दिल से कहता हूं, पहले आप हैं तब मेरा परिवार है, तब मैं नेताओं के लिए पहले मैं होता है तब परिवार, तब आप। मेरे लिए आप पहले हैं, परिवार सेकंड। क्योंकि जो चुनाव में मोटरसाइकिल पर धूल खाता हो और हर धरना प्रदर्शन में जो लाइन रखा हो और पप्पू यादव के साथ रह के सत्ता ना देखा हो, उसको मैं पैर धो के ना पीऊं और भगवान ना मानूं तो क्या मानूं। वर्कर मैं जिंदा जब तक हूं, एक भी वर्कर का मान सम्मान गिरने नहीं दूं, चाहे मुझको जो भी करना है। मेरे किसी भी एक वर्कर को कोई नेता कोई ताकत छेड़ने और छूने की कोशिश करेगा तो महाभारत का जंग होगा ये याद।